Hello students, this lecture is about forging operation, estimation and costing of forging operation, how we calculate the cost incurred in the forging operation. This lecture is in continuation of my previous lecture in which we discuss about the estimation and costing of welding shop. Thus, firstly we want to know what is forging. So, forging is the process of heating the metal at sufficiently high temperature to bring it into plastic state and then applying force either manually or by machine to give desired shape. देखो बच्चों क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ फोर्जिंग क्या है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम मेटल को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर तक हीट करते हैं एट सफिशेंटली हाई टेम्परेचर ताकि वो क्या हो जाए, एक प्लास्टिक स्टेट में आ जाए। प्लास्टिक स्टेट क्या होती है जिस पे हम किसी हैमर से या फिर किसी अदर तरीके से हम उसकी शेप चेंज कर सकते हैं और अपनी डिज़ायर्ड शेप में उस हॉट वर्क पीस को चेंज कर सकते हैं और फिर थोड़ी देर बाद उसको कूल करके उसी शेप में वो बन जाता है जो हमारा टूल होता है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज फोर्जिंग। ठीक है जी। और ये जो फोर्जिंग करते हैं जनरली कौन से लोग होते हैं, लोहार होते हैं हमारे, लाइक ब्लैक, और लोहार को क्या कहते हैं, ब्लैक स्मिथ कहते हैं हम। ठीक है जी। क्या होता है फोर्जिंग ऑपरेशन? फोर्जिंग ऑपरेशन को समझते हैं हम। फोर्जिंग ऑपरेशन में बेसिकली चार चीज़ें होती हैं। द डिज़ायर्ड शेप ऑफ मेटल बाय फोर्जिंग कैन बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग ऑपरेशंस। चार ऑपरेशन होते हैं बेसिकली इसमें। फर्स्टली ड्राइंग डाउन, सेकंड होता है इसमें अपसेटिंग, थर्ड होता है इसमें बेंडिंग ऑपरेशन, फोर्थ होता है पंचिंग एंड ड्राफ्टिंग। ठीक है जी। बेसिकली चार ऑपरेशन होते हैं फोर्जिंग में और हमें इन चार ऑपरेशंस को डिटेल में पढ़ना है फोर्जिंग चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए। फर्स्टली हम वी स्टडी अबाउट ड्राइंग डाउन ऑपरेशन। ड्राइंग डाउन क्या होता है? ड्राइंग डाउन होता है बच्चों ड्राइंग डाउन इज आल्सो नोन एज ड्राइंग आउट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ वर्क पीस बाय फोर्जिंग बाय डिक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसमें क्या होता है, हम अपने वर्क पीस को लेंथ के लंबा कर देते हैं और उसमें जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ कर देता है। हम उसको प्रेस करते हैं जिससे वो लंबाई की डायरेक्शन में ज़्यादा लंबा हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वायर्स, और इसमें क्या होता है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय हैमिंग द हीटेड वर्क पीस लेंथ वाइज टू डिक्रीज क्रॉस सेक्शन एरिया। और ये प्रोसेस को करने के लिए हमें अपने वर्क पीस को हैमर करना पड़ता है लेंथ वाइज डायरेक्शन में। ठीक है जी। सेकेंड ऑपरेशन होता है अपसेटिंग ऑपरेशन। अपसेटिंग ऑपरेशन क्या होता है, जैसे हमने ड्राइंग डाउन ऑपरेशन पढ़ा, वायर बनाते हैं, वैसे ही हम अपसेटिंग ऑपरेशन पढ़ेंगे, बट दिस इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ड्राइंग डाउन ऑपरेशन। इन दिस ऑपरेशन द क्रॉस सेक्शन ऑफ वर्क पीस इज इंक्रीज्ड एट द कॉस्ट ऑफ लेंथ। इसमें क्या होता है, इसमें वर्क पीस की लेंथ कम हो जाती है एंड द जो डायमीटर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय हैमिंग वन एंड ऑफ द हीटेड वर्क पीस वाइल अदर एंड इज सपोर्टेड ऑन द एनविल। ये बिल्कुल ड्राइंग डाउन का ऑपोजिट होता है। जैसे कि ड्राइंग डाउन में हमने लेंथ वाइज उसको इंक्रीज करते हैं, उसकी लेंथ को, और क्रॉस सेक्शन को कम कर देते हैं, तो इसमें लेंथ कम हो जाती है और क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज हो जाता है। थर्ड ऑपरेशन होता है बच्चों बेंडिंग का। बेंडिंग में क्या होता है, बेंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग द वर्क पीस बिटवीन टू फिक्सचर्स एंड देन स्ट्राइकिंग द वर्क पीस विद द हेल्प ऑफ हैमर टू गिव डिजायर्ड शेप। बेंडिंग में क्या हो जाता है, हम अपने वर्क पीस को हीट करके एक डेफिनेट टेम्परेचर तक हॉट करके उसको हम दो फिक्सचर्स के बीच में रख देते हैं। दो फिक्सचर्स के बीच में, जैसे हमारी गाड़ी की कमानियाँ होती हैं, आपने देखा हुआ है शॉकर्स के लिए पीछे, तो उसमें क्या होता है, बीच में बेंट पड़ा होता है, प्लेट्स, लीफ टाइप प्लेट्स होती हैं, तो उसको बनाने के लिए
उसको हम दो एंड्स पे रख देते हैं होल्ड करके और बीच में से हैमर से स्ट्राइक करते हैं, जिससे वो एक कमानी टाइप में या फिर लीफ शेप में बेंड हो जाती है, और दिस प्रोसेस इज नोन एज बेंडिंग। फोर्थ प्रोसेस है हमारा पंचिंग एंड ड्राफ्टिंग। क्या होता है पंचिंग एंड ड्राफ्टिंग? पंचिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग होल्स इन द वर्क पीस व्हेन इट इज इन हॉट स्टेट with the help of a tool called punch. Drafting is a process of enlarging the hole with the help of a special tool called draft. देखो क्या होता है, पंचिंग एक तरह का होल्स क्रिएट करने का एक प्रोसेस होता है। इसमें हम अपने वर्क पीस को हॉट स्टेट तक हीट कर देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, एक पंचिंग टूल होता है, उसकी हेल्प से हम उस हॉट मेटल को पंच कर देते हैं और उसमें होल्स तैयार हो जाते हैं। और उसी होल्स को बड़ा करने के लिए एक अलग से ऑपरेशन होता है जिसका नाम है ड्राफ्टिंग ऑपरेशन। उससे हम बने हुए होल्स के बीच में उस पंच को लगाकर उसको और बड़ा कर सकते हैं होल्स को। दिस प्रोसेस इज नोन एज पंचिंग एंड ड्राफ्टिंग। अब बच्चों हम देखते हैं कि कैसे एस्टिमेशन करते हैं हम फोर्जिंग का, मतलब कि फोर्जिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे अगर हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाती है। तो फॉर एस्टिमेटिंग द फोर्जिंग कॉस्ट द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड। हमें फॉलोइंग चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें एस्टिमेशन ऑफ वेट, सबसे पहले हमें वेट निकालना है, वेट का एस्टिमेट लगाना है कि हमें कितना मटेरियल लगेगा, क्योंकि अगर वेट हमें पता होगा मटेरियल कितना हमारा लगा है तभी हम कैलकुलेशन सही ढंग से कर सकते हैं। सो फॉर एस्टिमेटिंग द वेट ऑफ द कंपोनेंट द फॉलोइंग प्रोसीजर मे बी अडोप्टेड। Firstly, break up the drawing of the job into suitable geometric section. हमें क्या करना है, जो हमारी ड्राइंग है, पूरी ड्राइंग बनी हुई है, उसको हम क्या करेंगे, उसको सम सुटेबल ज्योमेट्रिकल सेक्शन में ब्रेक कर देंगे। जैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग बनी हुई है तो उसको हम ईजिली विजिबल ज्योमेट्री की शेप में तोड़ देंगे। जैसे हमें उसको स्क्वायर की फॉर्म में तोड़ सकते हैं, उसको सर्कल की फॉर्म में तोड़ सकते हैं, रेक्टेंगल की फॉर्म में, ट्रायंगल की फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच सेक्शन बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ मेंसुरेशन, नेग्लेक्टिंग राउंडिंग कॉर्नर्स एंड टेकिंग सुटेबल अजम्पशंस इफ रिक्वायर्ड। देन वो क्या है कि हमने अलग अलग ज्योमेट्रिक सेक्शंस में बांटा था अपनी ज्योमेट्री को, अब हमें उनके फॉर्मूलेस पता होना चाहिए उन हर ज्योमेट्री के। जैसे कि स्क्वायर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, सर्कल का क्या है, तो हम उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला अलग अलग से निकाल के उन अलग अलग सेक्शंस की ज्योमेट्री निकाल सकते हैं, उनके अलग अलग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट है फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इफ़ रिक्वायर्ड। थर्ड पॉइंट है आपका जो हमें टोटल वॉल्यूम निकालनी है मटेरियल की, कि टोटल कितनी वॉल्यूम निकालेगी। वो कैसे निकलेगी, जो हमने अलग अलग से सेक्शन निकाले हैं डिफरेंट ज्योमेट्रीज के, उन सबको हमने ऐड करके एक कम्प्लेक्स जो स्टार्टिंग में शेप थी उसकी हम टोटल वॉल्यूम निकाल सकते हैं। Then calculate the weight of material by multiplying the total volume of material by its density. अब हमें पता है कि एक वेट का फॉर्मूला होता है। क्या होता है वेट का फॉर्मूला? जो हमने टोटल वॉल्यूम निकाली है उसको हम डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वेट ऑफ मटेरियल निकल आता है। तो दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग द एस्टिमेशन ऑफ वेट। नेक्स्ट वी हैव टू आल्सो कैलकुलेट सम लॉसेस which comes into picture when we deal the numerical problems. So what are those losses? Let's discuss about that. तो estimation of losses में following 5 types losses are there. Firstly, tongue loss. Second, flash loss, scale loss, shear loss and spill loss. तो firstly we discuss about tongue loss. क्या होता है tongue loss? टोंग बेटा होता है कि जैसे हम हॉट वर्क पीस को उठाते हैं तो उसको होल्ड करने के लिए एक चिमटा टाइप शेप होती है, उसको यूज़ करते हैं, चिमटा टाइप टूल को, उसको होल्ड करने के लिए अपने हॉट वर्क पीस को। उससे क्या होता है कि हमें कुछ जो हम वर्क पीस तैयार कर रहे हैं उसमें हमें ग्रिप के लिए, ताकि वो टोंग में होल्ड हो जाए, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा लेंथ देनी पड़ती है ताकि वो जो एक्स्ट्रा लेंथ है वो टोंग उसको इजीली कैरी कर सके, उसको पकड़ सके। दिस लेंथ इज एक्स्ट्रा लेंथ विच इज़ रिमूव्ड एट द एंड। और यह जो एक्स्ट्रा लेंथ होती है जो हम इसमें मार्जिन देते हैं, इसको हम बाद में काट के अलग कर सकते हैं।
फॉर एस्टिमेटिंग पर्पसेस द वेट ऑफ दिस एक्स्ट्रा लेंथ शुड आल्सो बी कंसिडर्ड। बट हमें क्या करना है, जब हम रेट निकालते हैं एस्टिमेशन का, तो हमें इस एक्स्ट्रा लेंथ को भी कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि एक्स्ट्रा लेंथ हमारी बाद में वेस्ट ही हो जाती है, ये हमारे किसी काम की नहीं रहती, तो हमें उसका भी कॉस्ट बीच में ही लगाना पड़ता है। दिस लॉस में बी टेकन 2 to 3 सेंटीमीटर ऑफ स्ट्रोक लेंथ, और ये क्या होती है 2 से 3 सेंटीमीटर तक होती है जो हमें स्ट्रोक लेंथ एक्स्ट्रा देनी पड़ती है टोंग लॉसेस के लिए। न्यूमेरिकल्स में याद रखना बेटा, जब भी टोंग लॉस आएगा तो हमें 2 से 3 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऐड करना होगा उसमें। सेकंड है इसमें हमारे पास फ्लैश लॉस। फ्लैश लॉस क्या होता है, देखिए फ्लैश लॉस क्या होता है, दिस इज द एक्स्ट्रा मेटल विच कम्स आउट बिटवीन द टू मेटिंग सर्फेसिस ऑफ द डाइज। ये जब हम डाइज की हेल्प से हम डिज़ायर्ड शेप बनाते हैं तो उसके बीच में जो दो मेटिंग सर्फेसिस होती हैं डाई की, उसके बीच में कुछ मटेरियल चिपक जाता है। दिस एक्स्ट्रा मेटल विल बी ऑल अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द डाइज विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी ट्रिम्ड ऑफ फॉर गेटिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो क्या कह रहे हैं कि हमें ये एक्स्ट्रा मटेरियल को भी बाद में साफ़ करना पड़ता है ताकि हम फिनिश्ड शेप अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट की बना सकें, नहीं तो ये अगली बार अगले प्रोडक्ट में चिपक जाएगा। और ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है ये हमारे लिए एक तरह से लॉस का काम करता है। दिस लॉस में बी कैलकुलेटेड बाय अज्यूमिंग इट टू बी 20 mm वाइड एंड 3 mm थिक ऑल अराउंड द पेरिफेरी ऑफ डाइज। और ये कितनी वेस्टेज होती है, या तो ये 20 mm चौड़ा हो सकता है, 20 mm चौड़ा हो सकता है 2 सेंटीमीटर, या तो फिर 3 mm थिक ऑल अराउंड द पेरिफेरी ऑफ डाइज। और डाइज का जितना भी पेरिफेरी है उसका एरिया है उसके सराउंडिंग में 3 mm की एक परत हो सकती है, ठीक है। ये हमारे होते हैं फ्लैश लॉस। इसके बाद आ जाते हैं हमारे स्केल लॉस। स्केल लॉस क्या होते हैं, द आउटर सरफेस ऑफ द हॉट मेटल gets oxidized and this oxidized film gets broke down during hammering. This reduces the dimension of the job and this loss should be considered. अब क्या होता है बेटा, जब हम अपने मेटल को फोर्जिंग करते हैं तो हमें उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ता है, और जब हम हीटेड मेटल को हैमर से हैमरिंग करते हैं तो क्या होता है उसकी कुछ परतें टूटती हैं बाहर से गर्म लोहे की, जो एक्चुअली क्या होता है वो ऑक्सीडाइज्ड लेयर्स होती हैं, वो उसकी प्योर लोहे की प्योर लेयर्स नहीं होती, उसमें जो भी ऑक्सीडेशन होती हैं एयर के साथ मिलके वो उसकी स्केल्स होती हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्केल ऊपर चिपक जाती हैं, और वही एक्स्ट्रा लेयर उसकी उतरती हैं। और जब वो उतर जाती हैं उसके बाद हमें डिज़ायर्ड शेप मिल जाती है अपने वर्क पीस की। बट जो ऊपर से वो लॉस होता है वो भी उसका भी कुछ वेट होता है मटेरियल का, तो हमें वो भी बीच में काउंट करना पड़ता है। तो हमें वो कितना देना है लॉस, वो हमें देना है जनरली 6% ऑफ नेट वेट। जितना भी हमने वेट निकाला है वर्क पीस के लिए कैलकुलेट करके उसका 6% हमें स्केल लॉस देना पड़ता है, जो कि उसको हैमर करने में टूट कर अलग हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा शेयर लॉस। शेयर लॉस क्या है बेटा, शेयर लॉस होता है द रिक्वायर्ड साइज ऑफ वर्क पीस फॉर फोर्जिंग आर कट फ्रॉम लॉन्ग बार्स बाय साइंग। In sawing operation, some material is always lost, and if the lost piece of the bar is not required length, it is ejected. This loss should be considered. Generally, it is assumed to be 5% of net weight. तो बेटा जब हम अपने वर्क पीस को बनाते हैं तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो रॉ मटेरियल की डिज़ायर्ड लेंथ को काटने के लिए हम उसको बड़े बड़े बंडल से लोट से काटते हैं। तो उसको काटने में भी हमारे कुछ लॉसेस हो जाते हैं, कई बार हमारी एग्जैक्ट शेप में वो नहीं कट पाता, उसको काटते हुए कुछ लॉस हो जाते हैं, तो वो हमें 5% कंसीडर करना पड़ता है ताकि इंडस्ट्री जाते हुए हम लॉस में ना जाएं। तो उसके लिए हमारा जो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स हैं उसमें हमें 5% नेट वेट का ऐड करना होता है शेयर लॉस के लिए। तो ये हमारी चौथी टाइप की लॉस है। लास्ट में हमारी फिफ्थ स्पिल लॉस। स्पिल लॉस क्या होती है, स्पिल लॉस में होता है द पोर्शन ऑफ मेटल बिटवीन द लेंथ हेल्ड इन द टोंग एंड मटेरियल इन द डाई इज कॉल्ड स्पिल। दिस इज आल्सो ए लॉस एंड जनरली इट इज अज्यूम्ड एज 7% ऑफ द नेट वेट। तो ये क्या होता है, द पोर्शन ऑफ द मेटल बिटवीन द लेंथ हेल्ड इन द टोंग,
जो हम टोंग के साथ कैरी करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसमें भी हमारे कुछ लॉसेस हो जाते हैं। तो उस लॉस को क्या करते हैं, हम कंसीडर करते हैं 7% ऑफ द टोटल वेट, और दिस लॉस इज़ कंसीडर्ड एज स्प्रू लॉस। जब भी हमारे न्यूमेरिकल में स्प्रू लॉस मिलेगा तो हमें उसको कितना कंसीडर करना पड़ेगा, 7%। जितना भी हम टोटल वेट निकालेंगे उसका हमें 7% प्लस उसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी हम स्प्रू लॉस को कंसीडर कर सकते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। इसके बाद जो थर्ड मेन, जैसे हमने 2 स्टेप मेन पढ़े हैं एस्टिमेशन के लिए, फर्स्ट था एस्टिमेशन ऑफ वेट, सेकंड है एस्टिमेशन ऑफ लॉस। नाउ थर्ड मेन कैटेगरी इज, पहले थर्ड से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि जो हमने लॉस निकाले हैं अभी तक, जितने भी हमने 3 या 4 लॉस पढ़े हैं, 5 लॉस पढ़े हैं, वो टोटल कितने होते हैं। जब हम ओवरऑल, अगर हमें अलग अलग ना दिया हो लॉसेस, तो अगर हमें ओवरऑल लॉस पूछे जाएँ तो हम जनरली टोटल 15 to 20% ओवरऑल लॉसेस देते हैं। अगर हमें इंडिविजुअली लॉस को ना कैलकुलेट किया जाए, ओनली वन टाइम लॉस को कंसीडर करने के लिए कहा जाए, तो हम 15 से 20% तक सीधा कुछ भी इसमें से 15, 16, 17, 18 कुछ भी दे सकते हैं जनरल नेट वेट का, तो उससे हम लॉस निकाल सकते हैं। इज़ lost in the forging which should be considered while estimating the forging cost। क्योंकि हर बार हमें इतना डिटेल में कैलकुलेशन करना आसान नहीं होता, तो हम सीधा ही 15 से 20% का फॉर्मूला लगा के अपनी लॉस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्टिमेशन ऑफ टाइम। एस्टिमेशन ऑफ टाइम क्या है कि कितना टाइम लगेगा हमें अपने प्रोडक्ट को तैयार करने में फोर्जिंग में, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। एस्टिमेशन ऑफ टाइम रिक्वायर्ड इन फोर्जिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट सिंस इट वेरीज फ्रॉम वर्कर टू वर्कर। यह इतना इजी नहीं है क्योंकि ये हर वर्कर का टाइम अलग अलग होता है। जितना ज़्यादा स्किल्ड वर्कर होगा उतना ही वो जल्दी कर देगा काम को। हाउएवर द टाइम रिक्वायर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। फिर भी कुछ स्टैंडर्ड्स के बिहाफ पे हमने इसको ब्रेक किया हुआ है। वो स्टैंडर्ड इसको 2 कंडीशन में ब्रेक करते हैं। फर्स्टली, टाइम रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग द जॉब अप टू रिक्वायर्ड टेम्परेचर। पहले तो यह पता लगाना कि हीटिंग करने में हमें कितना टाइम लगा है अपने वर्क पीस को, उसको हमें अलग से कैलकुलेट करना है। सेकंड, टाइम रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग द फोर्जिंग ऑपरेशन टू गेट द रिक्वायर्ड शेप। सेकंड दूसरा पार्ट है टाइम कैलकुलेशन में कि टाइम कितना लगा है फोर्जिंग की कैलकुलेशन करने में, परफॉर्मिंग द फोर्जिंग ऑपरेशन करने में। जो हमने फोर्जिंग ऑपरेशन करना है उसको हैमर से, उस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमें कितना टाइम लगा है, लोहार को या फिर ब्लैक स्मिथ को। तो जितना टाइम हीट करने में लगा प्लस जितना टाइम उसको डिज़ायर्ड शेप में कन्वर्ट करने में लगा, तो उसको मिलाकर हम टोटल एस्टिमेशन टाइम निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एस्टिमेशन का प्रोसीजर। अब हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे, अगर हमें न्यूमेरिकल आ जाए तो हम सॉल्व कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। देखो बच्चों, हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी हुई है एस्टिमेटिंग की फोर्जिंग में। इसमें दिया हुआ है हमें डिटर्मिन द लेंथ ऑफ 12 mm डायमीटर रोड रिक्वायर्ड टू फोर्ज ए रिंग ऑफ 60 mm इनर डायमीटर। क्या है न्यूमेरिकल समझो। इसमें हमें एक रोड दी हुई है जिसका डायमीटर कितना है, डायमीटर ये आगे वाला डायमीटर है हमारे पास 12 mm डायमीटर, ठीक है जी। सॉरी, जो इसकी लेंथ है हमारे पास डिटर्मिन वो, और हमें जो लेंथ है वो हमें क्या करनी है, लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमें डायमीटर गिवन है इसका और हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। और हमें क्या बनाना है, इस रोड का हमें डिज़ायर्ड शेप में एक रिंग बनाना है। और रिंग का डायमीटर कितना होना चाहिए, इंटरनली 60 mm। फोर्जिंग ए रिंग ऑफ 60 mm इनर डायमीटर। जो ये अंदर वाला डायमीटर है वो 60 mm है, और जो इसकी हमें रिंग वायर की हमें डायमीटर दी हुई थी वो कितनी थी, 12 mm थी। क्योंकि जो रोड थी हमारे पास वो इस शेप में थी ना, रोड हमारे पास इस शेप में थी, और इसका जो डायमीटर था वो 12 mm का था। तो इस 12 mm की
वायर से हमें एक सर्कल बनाना है। तो अब हमें इस लेंथ को निकालना है, ये कितनी लेंथ है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको हम समझते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले मीन सर्कमफेरेंस चाहिए होगा इसका, क्योंकि इसमें दो आपको डायमीटर दिख रहे होंगे शेप में। एक तो इनर डायमीटर हो गया, जो दूसरा बाहर वाला डायमीटर, जब हम इसमें 12 mm ऐड कर देंगे तो इन दोनों के बीच में एक मीन डायमीटर होगा। वो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है हमारे पास मीन डायमीटर का। मीन डायमीटर स्मॉल डी इज इक्वल टू इनर डायमीटर प्लस 2 इंटू डायमीटर ऑफ रोड अपॉन 2। तो यहाँ से जो इनर डायमीटर है वो हमारा 60 है, प्लस 2 इंटू 12 इसका आउटर डायमीटर था अब, और डिवाइड बाय 2। तो जब हम करेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, मीन डायमीटर आ जाएगा 72 mm। सिमिलरली हम मीन सर्कमफेरेंस निकालेंगे। मीन डायमीटर के बाद उसका फॉर्मूला क्या है, मीन सर्कमफेरेंस का पाई इंटू डी। पाई की वैल्यू आपको पता है फिक्स होती है 22/7 या फिर 3.14 इंटू डायमीटर अभी हमने ऊपर निकाला 72, उसको पुट करके हमारे पास मीन सर्कमफेरेंस आ जाएगा 226.226.2 mm। देन अब हमें स्केल लॉस भी निकालने होंगे। इसमें कितने हो रहे हैं स्केल लॉस, हमारे पास उसमें गिवन है 5%, ऊपर हमें गिवन है, तो वहाँ से हम स्केल लॉस लेंगे। टोटल जो आया है उसका 5%, तो वो आ जाएगा 11.31। अब हमारे पास क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द रोड रिक्वायर्ड। तो टोटल लेंथ कैसे आएगी हमारे पास, टोटल लेंथ आएगी हमारे पास जो 226 आया था उसमें 11 ऐड करके 237.51। तो ये हमारा आ जाएगा टोटल लेंथ ऑफ द रोड जो हमें निकालना था। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। आगे देखते हैं हम दूसरा न्यूमेरिकल। इसमें भी हमें पहले स्टेटमेंट समझनी पड़ेगी। देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ ए सर्कुलर रोड ऑफ 10 mm डायमीटर रिक्वायर्ड फॉर यू शेप कंपोनेंट। हमें क्या है, एक 10 mm की डायमीटर की वायर दी हुई है। उसमें हमने इस वायर का यूज़ करके एक यू शेप में हमें कंपोनेंट तैयार करना है, और हमें ये वायर दी हुई है ऊपर, उसका डायमीटर कितना है 10 mm। ठीक है जी। तो ये हमें अपनी डिज़ायर्ड शेप में तैयार करना है। और ये कैसे तैयार होगा डिज़ायर्ड शेप हमारे पास, देखिए डिज़ायर्ड शेप में 3 पार्ट हैं, एक तो ये पार्ट, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें लेंथ ऑफ द रोड रिक्वायर्ड करने के लिए हमें इस पार्ट को देखना पड़ेगा, इसकी लेंथ कितनी है 80। तो ये 80 हो गई, ये 80 है तो इसकी ऑपोजिट भी 80 होगी, 80 प्लस 80। तो 80 प्लस 80 कितना हो गया 160 प्लस, अब ये जो हमारे पास रेडियस है ये यहाँ से इतना पर, ये हम कैसे निकालेंगे, पाई इंटू मीन रेडियस। जो हमने पहले मीन रेडियस निकालने का मेथड यूज़ किया था उसी को यूज़ कर रहे हैं हम, पाई इंटू मीन रेडियस। पाई की वैल्यू आपको पता है, और मीन रेडियस कैसे निकलेगी, मीन रेडियस निकलेगी यहाँ पे हमें 50 दिया हुआ है, इसका हाफ 25 प्लस ये जो 10 हमें, जो हमने पहले फॉर्मूला ऊपर यूज़ किया था पिछले न्यूमेरिकल में, ये वाला डायमीटर ऑफ रोड अपॉन 2, तो हमने उसका यूज़ करके यहाँ पे 5 निकाला है। 10 था ना हमारे पास, तो हमें 10 का हाफ करना है, वो कितना आ जाएगा 5। तो हमने इसमें 25 में 5 ऐड कर देना है। जब हम सबको ऐड करेंगे 80 प्लस पाई इंटू 30, तो ये हमारा कलेक्टिव क्या आ जाएगा 254.25, ये आ जाएगा हमारा आंसर। आई होप कि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसकी समझ आई होंगी। बेटा बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स हैं इसके, बस हमें ध्यान देना है कि एक तो हमें इसका वेट निकालना आना चाहिए। वेट हमें कैसे निकालना है, हमें जो अलग अलग ज्योमेट्रीज के फॉर्मूले आने चाहिए वॉल्यूम्स के, उसके बाद अलग अलग वॉल्यूम को हमने ऐड करके टोटल वॉल्यूम निकालना है। देन कैलकुलेट द वेट ऑफ मटेरियल, और वेट का फॉर्मूला है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। देन हमें लॉसेस को कंसीडर करना पड़ेगा, कोई भी हमें लॉस दे सकता है अलग से। जैसे इसमें हमें उसने स्केल लॉस दिया हुआ था 5%, तो हमने 5% उसको ऐड करके टोटल निकाला था लास्ट में।
ऐसे हमें वो कोई भी दोष दे सकता है। और फिर हमें एस्टिमेशन ऑफ टाइम के भी आ सकते हैं न्यूमेरिकल। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक, मैंने 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके साथ शेयर किए थे। थैंक यू स्टूडेंट्स।